क्या इसका कोई उस- फॉर्मेट बताएंगे आप? इसका फॉर्मेट भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ये मैं ऐसा करूंगा कि आपको आज के लेक्चर के बाद जो है ना, इसका टेम्पलेट टाइप का जो है ये मैं इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो फिर वो आप लोग टेम्पलेट्स देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंगली जो है ये आपको बनाना है। और कोशिश करूंगा कि जो लास्ट क्लास में जिन लोगों ने ये कुछ ये इस तरह की प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट वगैरह बना के दी होगी वो भी शेयर कर लूँ, जो सबसे बेहतरीन होगी, जो बेस्ट वन होगी वो मैं इसको शेयर कर लूँगा, ताकि आप लोगों को जो है ये पता लग जाए इस पर कि आपको किस तरह से करना है। ठीक है, क्योंकि जी जाहिर बात सर, है थैंक जी। यू सर। हाँ, क्योंकि देखिए अकॉर्डिंगली सर ये एक चीज़ है, जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि ये जो मैंने लिखा हुआ 2000 एरा, फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन, फिर उसके बाद इकोनॉमिक चैलेंजेस, और फिर आप बिल्कुल नीचे आ जाए पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये जो है ना कुछ इनका नेचर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो ज़रा बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसके अकॉर्डिंगली जाहिर बात है फिर चीज़ें उसको चेंज भी करना पड़ता है। ठीक है ना, वो एक टेम्पलेट टाइप ही होती है। टेम्पलेट डजेंट मीन कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही फॉलो करना है, बल्कि जो भी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं बस मतलब इसी जैसा हो, ये सिर्फ एक चीज़ होती है। जी आप कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं कह रही हूँ आयशा। जी जी हाँ। सर ये ग्रुप ग्रुप प्रेजेंटेशन है या इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल है। आपके लोग जो हैं ये अच्छा। तकरीबन तो सर 32 है ना। अब हम अगर डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल डिसाइड करते हैं, अगर एक मतलब दो तीन लोग एक ही टॉपिक डिसाइड कर लेंगे तो कोई इशू होगा इससे? नहीं, मेरा ख्याल है कि आप लोग ऐसा कीजिए कि अगर मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं, क्योंकि देखें अगर आप लोग इस वक्त मेरे सामने जो नज़र आ रहे हैं 33 लोग हैं, 33। जी सर, ठीक है दो ना, कर लें। 2 कर लें, और अगर एक भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 2 भी हो तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है टॉपिक है और ये हमें विद इन टाइम जो है क्या कहते हैं इस कोर्स को कंप्लीट भी करना है। अगर ये मेरा ख्याल है अगर मैं एक एक से प्रेजेंटेशन लूँगा तो फिर ये कुछ टाइम जो है बहुत सारे लोग रह जाएंगे फिर इसकी वजह से। तो इसी तरह से करते हैं कि आप लोग 2 हों, या अगर कोई एक करना चाहे तो एक कर ले, और 2 भी हों तो इस पे ठीक कोई है। टाइम टाइम ड्यूरेशन होगा सर इसका कोई 15 मिनट 20 मिनट? हाँ, मतलब इसी तरह से ही होगा, कम से कम मेरे ख्याल 20 मिनट ठीक है तो सर। होना चाहिए। ठीक है। ठीक ठीक है सर। ओके, वो सारे टेम्पलेट्स और उसकी जो होंगी डिटेल्स ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो इस लेक्चर के बाद कल तक या परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा इस पर। जी सर, ये ठीक। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, ओके। ओके जी, फिर अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं। ये अच्छा जी, पाकिस्तान इकोनॉमिक हिस्ट्री। ये आपने देखा होगा, मैंने जो लेक्चर सॉरी जो टॉपिक प्रपोज किए थे आप लोगों के लिए, वेयर 1980s 1990s 2000 एंड आफ्टरवर्ड्स जो है, क्योंकि ये डिफरेंट इराज थे ना इनका जो है, एक समझे कि हर किसी का जो एक पॉलिसी जो लेवल था या जो पॉलिसी इस तरह की थी ये बिल्कुल डिफरेंट थी। तो इस वजह से आई थिंक कि ये हम जो है इसको बिल्कुल अलग अलग पढ़ रहे होते हैं। तो एक्सक्यूज, पाकिस्तान कई जो बिल्कुल जो जब पाकिस्तान जो है वजूद में आया था तो उसके जो 2 डिकेट्स हैं, स्पेशली 50s का, ज़ाहिर है कि सबसे 1947 अगस्त था, तो आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 1947 तो ख़त्म ही हो रहा था। 1948 से लेके और 1970 जब पाकिस्तान जो है दो लख्त हो गया, पाकिस्तान जो है वो टूट गया, तो ये एक जब ज़ाहिर बात है कि एक स्ट्रक्चरल चेंज आ गया था। इससे पहले पाकिस्तान के 2 इम्पॉर्टेंट जो है इराज थे, एक तो डेमोक्रेटिक था, और ये जो डेमोक्रेसी जो थी वो 1947 से लेके 1958 तक थी। ठीक है, 1955 के बाद से जो है बहुत कुछ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और भी बहुत सारे मसले थे उसके अंदर, लेकिन हम कहेंगे कि लूली लड़गी जिस तरह से भी थी, बहरहाल वहाँ पर डेमोक्रेसी थी। 1958 में जो है मुल्क के अंदर सबसे पहला मार्शल लॉ जो है वो लगाया गया था। फिर उसकी पॉलिसी जो थी वो डिफरेंट थी, और फिर उसके जो रिज़ल्ट आए थे वो भी डिफरेंट थे। तो इनको हम इस तरह से जो है देखेंगे कि ताकि हमें ये पता लगे कि कौन सा जो दौर था वो ज़्यादा बेहतर था, किस दौर के अंदर क्या पॉलिसी अपनाई गई क्या है।
इस लेक्चर के बाद समझे कि एक थोड़ा सा मैं एक ओपन डिस्कशन जो है आप लोगों से रखना चाहूँगा कि अब आप लोग बताएं कि जनाब कि ये जो दो मुख्तलिफ पीरियड्स थे, जो दौर थे, कौन सा इसमें से जो है वो ज़्यादा बेहतर था। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान हिस्ट्री 1947 से 58 तक की भी हम बात करेंगे सबसे पहले। अच्छा जी, द इकॉनमी वाज इनहेरिटेड बाय पाकिस्तान इन 1947 विद अ फोकस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, मैं थोड़ा सा क्विकली चला जाऊंगा। मतलब है कि ये 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको जो है क्या कहते हैं हम थोड़ा सा एड्रेस जो है वो करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ 5 पॉइंट्स थे कि जिसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने फोकस किया था। और सिंपल सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप कंट्री था, तो जिस तरह से एक अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वो हमेशा इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ ट्राइड टू इम्प्रूव इस इंडस्ट्रियल बेस, क्योंकि वो तकरीबन ना होने के बराबर था। पाकिस्तान इनहेरिटेड इकॉनमी किस तरह से थी? ये बिल्कुल एक फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज एन एग्रो बेस्ड इकॉनमी, और कोई मॉडर्न इंडस्ट्री या कोई कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो है यहाँ पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो चाहे वेस्ट पाकिस्तान हो, ये बिल्कुल पूरे इंडिया का या पूरे सब कॉन्टिनेंट का बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया जो थे वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, या आप कहते हैं कि जनाब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तकरीबन ना होने के बराबर थी, वो हमें हमारे हिस्से में आए थे। और पाकिस्तान का जो एक जो इंडस्ट्रियल एसेट जो था वो तकरीबन 580 मिलियन जो है वो लगाया गया था। और इनकम जो है ये इस पूरे एरिया में जो एक इनकम लेवल था वो सबसे लोवेस्ट था। Areas that were included, Pakistan supplied agricultural products to the parts of India while it was dependent on the basic supply of manufacturing. कंज्यूमर गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग, जो कि ज़ाहिर बात है हर किसी की ज़रूरत होती है, वो सारा का सारा जो है वो जो इंडिया जो रह गया था वहाँ पर, वो वहाँ से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होता था। और आप इसमें फिर मैंने थोड़ा सा एक लिखा हुआ है कि वेस्ट पाकिस्तान हैड ओनली 3 स्मॉल कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वाइल देयर वाज ओनली 1 जूट मिल इन ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान बंगाल क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन उसमें जो है जो पाकिस्तान के पास जो हिस्सा आया था वो बिल्कुल ही जो है वो एक तरह से हम कहेंगे अंडर डेवलप्ड या ये नॉन डेवलप्ड एरिया जो है हमारे पास आया था। स्मॉल नंबर ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन एंड माइनर इंडस्ट्रीज़, ये वेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। सीमेंट प्रोडक्शन थोड़ा बहुत होता था, और सीमेंट प्रोडक्शन जो है फिजिबल सिर्फ वहीं पर ही होता है जहाँ पर जो है क्लिंकर वगैरह जो है आसानी से मिल जाए। तो क्योंकि ये एरिया इस तरह का था कि जहाँ पर क्लिंकर्स मिल जाते थे, स्पेशली जो कराची का एरिया था, फिर कराची तो बहुत बढ़ गया, वरना जो थोड़े से हिलीज एरिया हैं कराची के मंगो पीर वगैरह के पास में, तो वहाँ पर जो है ये मौजूद थी सारी चीज़ें। तो इस वजह से यहाँ पर एक, लेकिन बहुत ही छोटे प्रोडक्शन प्लांट थे, कोई बड़े प्रोडक्शन प्लांट नहीं थे। और स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि आउट ऑफ 1400 तो 14,677 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज इन यूनाइटेड इंडिया एंड ओनली 1,400 became a part of Pakistan, and 41.2 of these were small scale establishment. तो स्मॉल स्केल इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप उस ज़माने का, मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि स्मॉल स्केल इस्टेब्लिशमेंट होती क्या थी। सिर्फ ये था कि जहाँ पर बिजली इस्तेमाल नहीं होती है वो समझे कि वो बिल्कुल एक फैक्ट्री है, लेकिन वो स्मॉल स्केल फैक्ट्री है। तो वो बहुत ही ज़ाहिर बात है, आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह की इंडस्ट्रीज़ होंगी जिनको इंडस्ट्रियल जो है यूनिट डिक्लेयर किया गया था। अच्छा जी, क्या फिर उस मतलब इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस ही नहीं थे मतलब? जी, मतलब वो वहाँ पे इस तरह का काम जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है तो उसको थोड़ी सी कहा। भी नहीं? हाँ बिल्कुल, तो भाई इसी तरह की होगी ना। मिसाल के तौर पर यह है कि एक कोई कारपेंटर है, ठीक है ना, जो कुर्सियाँ बना रहा है वो वही बिल्कुल मैनुअल तरीके से बना रहा है सब कुछ वो। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जनाब एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये एक फर्नीचर की फैक्ट्री है और यहाँ पर ये चीज़ बनती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें थी, या फिर कुम्हार है बर्तन बना रहा है सब कुछ है, तो फिर वो इस तरह की एक छोटी सी फैक्ट्री कह दी गई उसको। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनाब जिसको ये लोग फैक्ट्री कह रहे थे, आजकल उस दौर में तो किसी को फैक्ट्री भी नहीं कहा जाएगा। एक अगर कारपेंटर काम करता है हम तो उसको यही कहेंगे ना कि ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये कोई फैक्ट्री थोड़ी है,
ठीक है, लेकिन उस ज़माने में उसको स्मॉल इंडस्ट्रियल स्केल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहा जाता था। अच्छा जी, उसके बाद है फिर ये नॉन मुस्लिम ओन्ड 165 आउट ऑफ 215 स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज इन लाहौर। सिर्फ लाहौर के अंदर जनाब 215 में से तो 165 सिर्फ नॉन मुस्लिम की थी। लेकिन मेरा अपना, आप देखें, अगर कोई बिल्कुल स्मॉल स्केल है, अगर कोई बंदा यहाँ से चला जाता है तो इसका मतलब है कि वो इस्टेब्लिशमेंट खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। वरना ज़ाहिर है कि अगर हम इस तरह से बात करें कि भाई अगर कोई यहाँ से अपनी फैक्ट्री छोड़ कर चला जाता है ना, कोई उठा के तो लेके नहीं जाएगा, मशीनों को उठा के लेके तो नहीं जाएगा, तो जाहिर है कि फिर वो है तो यहाँ पर ही कोई दूसरा चला लेगा उसको। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो आर्टिसन टाइप के लोग थे। और ठीक है, उन्होंने एक दो लोग और भी रख लिए थे कि उनका काम ज़रा ज़्यादा बड़ा था, लेकिन ये को छोड़ के चले गए तो फिर ज़ाहिर है कि सारी जो है वो एक्टिविटी ख़त्म हो गई। उसके बाद है जनाब कराची के अंदर, कराची ही सबसे बड़ा एक उस ज़माने में कराची में कुछ भी जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं थी, यहाँ सिर्फ ट्रेड होती थी। और इन कराची 80% ऑफ द लैंड प्रॉपर्टी एंड ऑलमोस्ट ऑल फॉरेन ट्रेड वाज इन द हैंड ऑफ नॉन मुस्लिम। ये जो ट्रेड थी, जो कि एक ज़ाहिर है कि ये एक पोर्ट था हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ ट्रेड ही होती थी। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई एक तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती थी। और ये सारा का सारा कराची का जो था वो तकरीबन नॉन मुस्लिम्स के हाथों में था। और पाकिस्तान जो 20% रेस्ट ऑफ द 20% जो लोग थे, उसमें खोजा, इस्माइली और दाऊदी बोहरा सिंध वर इन्वॉल्व इन ट्रेड सिचुएशन वाज एवर पुअर इन ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात और ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन बहरहाल वो जो था जो ढाका था वो एक बेहतर जो है शहर था। और उसमें अमूमन जब पाकिस्तान बना नहीं था तो एक साल की, जब ये एक 3 जून का मंसूबा आया था ब्रिटिश की तरफ से, उन्होंने कहा था कि हम इसको तकसीम कर देंगे। और फिर जब पता लगा था कि जनाब कि ईस्ट पाकिस्तान के इलाके में ढाका जो है वो उसमें आएगा, तो ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही था, तकरीबन 80% से ज़्यादा लोगों का ख्याल, कि शायद ढाका ही जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल होगा। लेकिन बहरहाल फिर वो कायद आज़म का फ़ैसला था, कराची को उन्होंने बनाया। और ज़ाहिर बात है कि उस वक्त वो उनका यकीनी तौर पर उनका फ़ैसला एक बहुत ही बेहतर एक फ़ैसला था। और इसी वजह से किसी ने जो है इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया। और उन्होंने बड़ा एक इसको एक डेवलप प्लान बना के जो है क्या कहते हैं इसको किया था इन्होंने। ओके जी। सॉरी, क्या हो रहा है? अच्छा जी। Hindus and other non-Muslims left everything in Pakistan and migrated to India. Situation was some extent compensated by the inflow of Muslims from Asia. तो फिर ये है कि थोड़े बहुत जो हालात जो थोड़े बहुत सुधारे थे, जो इंडिया से जो माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान, क्योंकि वो ज़रा पढ़े लिखे थे और वो जो है इसको गवर्नमेंट के अफेयर्स को इनको चलाना जानते थे। और ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि वहाँ बिज़नेस कर रहे थे, फिर आके उन्होंने जो है थोड़ा बहुत बिज़नेस को संभाला था। डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट उस ज़माने में जो थी 1950 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पहले तो ये था कि पाकिस्तान का 1947 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं था। हम ब्रिटिश इंडिया एक्ट के ऊपर जो है क्या कहते हैं पूरा मुल्क चला रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिर बनाया गया, और सबसे पहला पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का था। और उसके अलावा पाकिस्तान की एक है कोलंबो प्लान जो है वो बना था 19, ये बना तो कोलंबो प्लान जो है एक श्रीलंका के अंदर जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1949 के अंदर, जिसमें ये था कि जनाब ये सारे जो है इंडियन ओशन रिम के जो कंट्रीज़ हैं ये, और जो ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके थे, ये सारे के सारे जो है इनको ख़तरा था कम्युनिज़म से, क्योंकि वो रशिया के अंदर कम्युनिज़म बहुत तेज़ी से फैला था। और ये एक बहुत एक उसका इम्कान था कि वो यहाँ पर आए। तो फिर अमेरिका और बरतानिया बिल्कुल नहीं चाहते थे, जो उस वक्त के सुपर पावर थे, कि जनाब कि ये जो है कम्युनिज़म यहाँ पर जो है स्प्रेड हो। तो इसके लिए जो है फिर वो एक ये था कि जनाब जो गरीब मुल्क हैं जो इसका सामना करने से कासिर हैं, तो उन्होंने के लिए ये किया गया था कि भाई हम जो है यहाँ के जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, ये जो सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। पाकिस्तान क्योंकि उस वक्त गरीब मुल्क था और एक बहुत ही उसको पैसों की ज़रूरत थी अपने डेवलपमेंट अखराजात करने के लिए,
तो इसलिए वो कोलंबो प्लान का जो है वो 1951 में हिस्सा बना था। 19 इंडिया जबकि 1949 में ही बन गया था। अब जो कोलंबो प्लान है वो कुछ मतलब अब वो सिर्फ एक इस तरह का रह गया है कि वो एक इदारा है डिफिट के नाम से। तो वो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में और भी जो जो मतलब ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुके हैं, तो उनको जो है अभी सिर्फ वो स्कॉलरशिप्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जो है वो फुल फ्लेज स्कॉलरशिप दे रहा होता है। अभी तो इसका आप कोलंबो प्लान सिर्फ यही रह गया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है दुनिया अब तब्दील हो चुकी है। तो अब न्यू कोलंबो प्लान कहलाता है 1975 के बाद। फिर पाकिस्तान ने उसके अलावा जो है एक और भी किया था कि पाकिस्तान का सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान जो है पाकिस्तान ने बनाया था 1955 से लेके 1960 के लिए, जो कि ज़ाहिर बात है प्लान 1955 टू 1960 के लिए तो लाजमी तौर पर यह 1955 से पहले का ही था। उसके जो मेजर 3 पॉइंट्स थे, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, कमिटमेंट टू स्ट्रेंथ डिफेंस कैपेसिटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो जैसे ही बना था उसी वक्त ही जो है 1949 के अंदर जो है एक जंग का सामना किया था, और जिसकी वजह से इकॉनमी उसकी बहुत ज़्यादा शैटर हो गई थी। एक तो नया मुल्क, और ऊपर से जो है क्या कहते हैं कि ये इस तरह की एक आफत आ पड़ी थी क्योंकि कश्मीर का मसला था। और जब उसके ऊपर फ़ौजें दाखिल हुई, आएगा आगे मैं फिर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि जो आपको एग्रीकल्चर में जो अगर आप मतलब एक लिमिट होती है कि जिसके अंदर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को दे सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर ये है कि ये लिमिट बहुत ज़्यादा होती है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पा सकते हैं। एक ज़मीन के ख़ास टुकड़े के ऊपर जो है जितने आप एग्रीकल्चर के लिए लोग एम्प्लॉय करेंगे, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री होगी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं। फिर प्लस उसके अलावा एक इंडस्ट्री का एक फॉरवर्ड लिंकेजेस होता है, एक बैकवर्ड लिंकेजेस होता है, जो कि दोनों जो है क्या कहते हैं ग्रो कर रहा होता है साथ साथ इसके। रेफ्यूजी प्रॉब्लम आप किस तरह से हैं, इसका ज़ाहिर है कि जब तक नंबर्स नहीं होंगे तो हम नहीं कह सकते। इस वक्त यूरोप में और अमेरिका में इवन के बार बार वो कहते हैं कि जनाब के जो इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं वहाँ पर इलीगल से मुराद ये है कि ज़ाहिर है कि वो खुद ब खुद पहुँच रहे हैं वहाँ पर और फिर वहीं ठहर जाते हैं, जाते नहीं हैं। तो एक उनका एक प्रॉब्लम है, और वो उनकी इकॉनमी जो है बड़ी इससे सफ़र होती है, क्योंकि वो अपने लोगों को जो है अपने लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च नहीं कर पाते। अब ये कि पाकिस्तान जैसा नया मुल्क, और वो भी जो है पाकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में आता था उस ज़माने में। मतलब मैं कहूँ कि द पुअरेस्ट वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो उस वक्त थे लीस्ट में, उसमें पाकिस्तान का जो है वो शुमार होता था। तो आप ये समझ लें कि तकरीबन 14.5 मिलियन पीपल, 1,50,00,000 तकरीबन आप समझें कि ये लोग जो है दोनों तरफ से जा रहे थे। मुस्लिम्स पाकिस्तान आ रहे थे और नॉन मुस्लिम जो थे वो यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि पंजाब के अंदर ये एक रेफरेंडम हुआ था कि जनाब ये आप लोग पंजाब को पाकिस्तान में ज़म करेंगे, इंडिया में ज़म करेंगे, या फिर ये है कि नहीं जनाब ये आधा इधर आ जाएगा पाकिस्तान के पास और आधा जो है उधर जाएगा। तो फिर ये जो डिवाइड करने वाला जो फार्मूला था इसके ऊपर ज़्यादा लोगों ने किया था। तो बहरहाल तकरीबन मोर और लेस तकरीबन सेम नंबर ही थे, लेकिन थोड़े से जो यहाँ से माइग्रेशन थी टुवर्ड्स इंडिया वो ज़रा ज़्यादा थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो माइग्रेशन थी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये माइग्रेशन नहीं थी जो क्या कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान में आई थी। ज़ाहिर है कि वो जो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जो माइग्रेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। वो एरियाज़ जो कि ईस्ट पाकिस्तान के ज़्यादा करीब थे, तो लोग जो मुस्लिम्स थे वो वहाँ पर जो है गए थे, और जिनके लिए ये ज़्यादा करीब था वेस्ट पाकिस्तान, वो लोग वेस्ट पाकिस्तान की तरफ आए थे। अच्छा, उसमें से जो लोग हैं जो पाकिस्तान जो आए मुस्लिम्स इंडिया से 7.2 मिलियन के करीब जो थे, उसमें से 5.5 मिलियन जो है वो तो पंजाब में सेटल हुए, इसलिए कि जितना पंजाब के जितने मुसलमान थे वो सारे के सारे यहाँ पर आए थे। और फिर प्लस ये है कि दिल्ली से आने वाले और भी जो इस तरह के जो हैं वो लोग वहीं पर ही सेटल हुए थे। और तकरीबन जो है 1.5 मिलियन जो थे वो सिंध के अंदर सेटल हुए थे। और फिर उसके अलावा ये है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हमारा सबसे प्राइम था, इसलिए कि वो मुस्तकिल वहाँ से अटैक हो रहे थे और ये डिस्टेबलाइजेशन की सिचुएशन थी। फिर जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग तो थी उस पे,
जो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई थी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल के अंदर जो है वो आर्म एम्यूनिशन और रेलवेज, वैगन, टेलीफोन्स एंड वायरलेस इक्विपमेंट। अच्छा, ये भी डिफेंस का ही एक तरह से ज़्यादा है, तो ये डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो शुरू से ज़्यादा रखने पड़े थे। अच्छा, इसके लिए जो टूल्स जो अपनाए गए थे, जो पॉलिसी टूल्स हो सकते थे, एक्सचेंज रेट को हाई रखा गया, इंपोर्ट कंट्रोल जो थी बहुत ज़्यादा थी, और क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत कम थी तो ज़ाहिर है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो आना था वो बहुत कम था, तो फिर उसको जो है बहुत ही एहतियात से यूज़ करना था। तो उसके ऊपर इंपोर्ट को कंट्रोल, क्योंकि इंपोर्ट जो फाइनेंस होगी वो एक्सपोर्ट अर्निंग से ही होगी, तो इस वजह से इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए टैक्स इंसेंटिव दिए गए थे, और एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल और फूड प्राइसेस को जो है वो कोशिश की गई थी कि बिल्कुल नीचे रखा जाए, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को भी और फूड प्राइसेस को। फूड प्राइसेस नीचे कब होंगे? जब एग्रीकल्चर के ऊपर जो है प्रोडक्शन के ऊपर लागत कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी, तो उसके लिए एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को जो है वो सस्ता रखा गया था ताकि प्राइस ना बढ़े, क्योंकि गरीब मुल्क था, वहाँ पर प्राइस हाइक जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। बल्कि अभी भी आप देख लें कि किसी भी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा जो एक बैरोमीटर होता है उसकी परफॉर्मेंस का, वो प्राइस का होता है कि जनाब प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी होनी चाहिए। फिर उसके अलावा एक इदारा था जिसका जो कायम किया गया, जिसका नाम था PIDC, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको आप कह सकते हैं कि PIDC इज़ दी मदर इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आई है वो आई ही इसकी वजह से है, और इस इदारे ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और ये इदारा जो है वो अभी तक पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके जी, सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इसको ख़त्म हो जाने दें, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं।